साल की उम्र होना और शैल बी एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में मेंबर कब बन सकते हैं? 25 साल की एज है, बन सकते हो मेंबर, ठीक है। बाकी चीजें, बाकी डिस्क्वालिफिकेशन ना लागू हो, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो बन सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे सेम, तो ये भी एलिजिबल होंगे। तो ऐसे ही सब जाके अगर फाइल करने लगे, हाँ मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो हो चुका, फिर तो कहानी हो चुकी, लंबी चलेगी। तो इसलिए इनको समर्थन भी मिलना चाहिए 50 प्रपोजर से और 50 सेकेंडर से। तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब टोटल 100 लोगों का इनको समर्थन होने से, लोगों का नहीं, जो इलेक्टर्स हो। इलेक्टर्स मतलब अब वो एमएलएस भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं, क्यों? लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसा नहीं कि नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी इलेक्टर्स सेकेंडर्स और प्रपोजर बन जाए, वो नहीं। जो इलेक्टोरल कॉलेज में के सदस्य होते हैं, मतलब कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकते हैं, ये दिखाता हूं मैं, ठीक है, प्रोसेस दिखाऊंगा सारा का सारा। उसी तरीके से यहां पे कितने कितने होने चाहिए, यहां पे 20-20 होने चाहिए। कितने? 20 एंड 20। तो इस बात का ध्यान रखना, तो 20-20 होने चाहिए। हो गया, इनका नॉमिनेशन हो गया, अब होगा इलेक्शन। इनका इलेक्शन बड़ा ही थोड़ा मतलब सिंपल बोल सकते हो। देखो, दोनों लोगों का ही इलेक्शन जो होता है वो सिंगल, ठीक है, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड एसटीवीपीआर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एकल हस्तांतरणी जो प्रणाली होती है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का चुनाव, इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना बताना पर्पज होता तो बता ही दे, यहां पे हो गया था। तो इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इसको समझाना हो तो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि कौन इनमें भाग लेते हैं? दोनों हाउस, मतलब पार्लियामेंट में आपको पता है कि 2 सदन है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। अब ये नहीं कि पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बना होता है, उसमें राष्ट्रपति भी कंसिस्ट करते हैं, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन कि 2 सदन होते हैं, कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों के जो चाहे नॉमिनेटेड सदस्य हो चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो, सभी मिलकर इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बस इतना सा है। लेकिन इनके इलेक्शन में थोड़ा लोचा मिलेगा आपको, ठीक है। सुनो, अब देखो, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव देखते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ठीक है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? पहली बात तो ये कि यहां पे देखो, इलेक्टेड, ध्यान से सुनो, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा, ठीक है, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कौन? इलेक्टेड एमएलएज। एमएलए समझते हो ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स, और एक थर्ड पॉइंट, थर्ड क्यों इसको अलग से लिख रहा हूं, तो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ, बताओ, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ कहां के? दिल्ली एंड पौंडीचेरी एंड पुदुचेरी, मतलब पौंडीचेरी पुदुचेरी। एक चीज ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि मैं भूल गया, कश्मीर को भूल गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां भी एमएलएज होते हैं, तो क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे? तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। प्रेसिडेंट के चुनाव में
वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के एमएलएज हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नहीं है। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनको चुनेंगे वो, ठीक है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें वो चुनेंगे, मेंबर्स को चुनेंगे, लेकिन तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब क्लास में बताता हूं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो भाई वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के सदस्य कहीं से भी आए वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और लोकसभा के सदस्य ये नहीं, मतलब ऐसा अपना दिमाग अलग से ही मत लगाना। जो यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं भी है ना, वहां पे लोकसभा का चुनाव तो होता ही है। क्या वो लोग डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो वहां भी लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सुनो, मतलब ये तो आसान ही है, इतना समझ गए नहीं, तो इसलिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं आपको कि आप जितना समझा रहा हो बस इतना समझो, उसके बाद तो देखता हूं मैं, उसके बाद तो ये देखेंगे समझ में कैसे नहीं आएंगी चीजें। अब सुनो, अगर यही इतनी सी बात होती तो फिर क्या ही दिक्कत थी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, सुनो, तो ये समझ में आया, ठीक है। तो ये तो पार्टिसिपेट करते हैं, अब इनका वोट वैल्यू कैसे निकलेगा? सबका वोट वैल्यू जो है वो सिमिलर रहेगा। मान लो बहुत सारे एमएलएस रहेंगे, एमपीज हैं, तो एमपीज कैसे, देखो बहुत ध्यान से समझो। जैसे राज्यसभा है, तो ये पता है आपको कि राज्यसभा में जो सीटों की संख्या दी गई है, सीट्स इन राज्यसभा, मतलब कितने स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये कहां पे दिया गया है? 4th शेड्यूल, ठीक है, 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से जो लोकसभा की सीट्स हैं वो कहां दी गई हैं? पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट है 1950, इसके 1st शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है, लोकसभा में। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बताओ? राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? टोटल सीट कितनी है? 233 प्लस 12, कितने हो गए? हाँ, अब ये मत बोलना मैक्सिमम सीट 250 है, तो मैक्सिमम 250 है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम है वही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ठीक है 245 हो गया। ये 12 लोग, देखो 233 लोग तो इलेक्टेड होते हैं, और ये 12 लोग क्या होते हैं बताओ? ये नॉमिनेटेड होते हैं, कहां से? या तो आर्ट की फील्ड से रहेंगे, ठीक है, या साइंस, अब आप अपना सब्जेक्ट मत बना लेना, आर्ट साइंस, सोशल साइंस है क्या? सोशल साइंस नहीं, सोशल सर्विस है, ठीक है, और लिटरेचर। तो ये 4 फील्ड हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको साथ साथ लोकसभा का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी बताता हूं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कुछ जगह पे काउंसिल है, तो राज्यसभा से किससे कंपेयर करोगे? काउंसिल उतना पावरफुल होता नहीं, मैं आपको बताऊंगा उनका क्रिएशन कैसे होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है, उनकी पावर क्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा जो जो काउंसिल है स्टेट्स की, उसके 1/6 मेंबर चुने जाते हैं, 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, अभी बताऊंगा बाद में। तो उसमें एक और फील्ड ऐड हो जाता है, ठीक है, उसमें और कौन सा एक फील्ड ऐड होता है? वो फील्ड ऐड होता है सिंपली कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का। मतलब कि आप देखोगे कि राज्य स्तर पर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोल रहा हूं, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बोल रहा हूं। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है? मान लो लोगों के भले के लिए कोई काम कर रहा है, आपने, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं इन्वायरमेंट के लिए, रिवर बचाओ अभियान चल रहा है, तो ऐसे लोग, ठीक है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो लोकसभा में कितनी सीट है भाई? लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीट्स है अभी एट प्रेजेंट? 543 है, ठीक है। तो लोकसभा की जो बाकी 2 सीटें जो नॉमिनेट किए जाते थे, एंग्लो इंडियन से जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे, उस प्रावधान को आगे बढ़ाया नहीं गया। ऐसा नहीं कि उसको एबॉलिश कर दिया गया, एबॉलिश नहीं किया गया, उसको बढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि ये प्रावधान जो रिजर्वेशन का, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो इनका हो, वो प्रावधान, ठीक है, तो बढ़ाया नहीं गया। तो ये इतने मेंबर्स हैं, मेंबर समझ लीजिए कितने मेंबर हैं। अब सुनो, और अलग अलग राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां अलग अलग सीट है। जो सीटें होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है,
लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 से लेकर 500 तक, लेकिन एक्सेप्शन है इसके, मतलब 60 से कम भी हैं बहुत सारे ऐसे राज्यों की, जैसे आपको बताऊं तो जैसे गोवा हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से नागालैंड हो गया, तो ऐसे राज्य हैं जहां के एक्सेप्शंस भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं मतलब कि, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाथ में कितनी उंगलियां होती तो आप बोलोगे 6 होती है, किसी किसी के साथ होती है, तो भाई किसी किसी को होती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस है, यहाँ पे एक्सेप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में आप देखोगे तो 243 है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 403 सीट्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर सभी राज्य की जो एमएलए की सीट्स हैं वही ऐड कर लें तो कितनी हो जाएंगी? बहुत सारी हो जाएंगी, और एमपीज की जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है, तो वो कम हो जाएंगी, और वोट वैल्यू दोनों का सेम कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वोट वैल्यू निकालना आप सिखाता हूं मैं आपको, कैसे वोट वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालोगे, एक अदर पेज लेते हैं, वोट वैल्यू ऑफ, कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड एमएलए करते हैं, तो वोट वैल्यू ऑफ वन इलेक्टेड एमएलए आप निकालो, वन इलेक्टेड एमएलए, सभी राज्यों की अलग अलग होगी, कितना होगा वन इलेक्टेड एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी भाई बताओ? हाँ, इक्वल होगा, देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा आता है, इसलिए डिवाइड करते हैं किसने? 1000 से। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1000 से करते हैं, किससे आप लाख से भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो क्योंकि जो एमपीज की वोट वैल्यू होती है वो एमएलएस की टोटल वोट वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो वोट वैल्यू ऑफ वन इलेक्टेड एमएलए कितना हो गया? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स एंड टोटल एमएलएस। मैं अगर आपको एग्जांपल दो, मान लो, ठीक है, ठीक है, मैं आपको रियल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको रियल एग्जांपल अगर देना चाहूं तो दे सकता हूं कि मान लो जैसे, अच्छा ये जो पॉपुलेशन लेनी चाहिए ना, ये 1971 का, मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, 1971 के सेंसस के हिसाब से लेनी है पॉपुलेशन, और एमएलए की सीट जो डिसाइड हुई है, चाहे वो एमएलए की सीट, चाहे वो कितने, मतलब लोकसभा की सीट किसी राज्य में कितनी रहेगी, राज्यसभा की सीट किसी राज्य में कितनी रहेगी, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स किसी राज्य में कितनी रहेगी, ये फ्रीज किया हुआ है 1971 के सेंसस से। समझ में आया? चलो इस पे डिस्कशन करेंगे 1971 के सेंसस पे। आप कुछ लोग बोलोगे सर 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, फिर उससे एडजस्टमेंट किया गया है 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से। रुको, वो कंफ्यूजन है, वो बताता हूं। तो मैं आपको रियल एग्जांपल ना देके, मतलब उस टाइम पे 8 करोड़ 82 लाख, मतलब लगभग 9 करोड़ के आसपास यूपी की जनसंख्या थी 1971 में। आज तो आप देखोगे 240 मिलियन दिखेगा, मतलब 24 करोड़ दिखेगा, ठीक है, 20 करोड़ आपने सुना होगा, लेकिन उन सब पे नहीं जाना है आपको। जाना कहां पे है, जो मैं बता रहा हूं। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कहीं की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, ठीक है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख है, और वहां पे एमपीज कितने हैं बताओ, सॉरी एमएलएस कितने हैं, अभी सिर्फ एमएलएस का बता रहा हूं। तो एमएलए कितने हैं? मान लो 100 हैं, तो 100 एमएलए है, और इसको अगर एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालना हो तो कितना, यहां 1000 से डिवाइड भी करोगे ना, देखो 1000 से डिवाइड किया है तो कितने जीरो कट जाएंगे भाई? 1 2 3, मतलब 2 ये कट गए, और 1 2 3 से मतलब ये 3 कट गए, तो एक ही आई, तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। मान लो अगर 20 करोड़ में जनसंख्या मानता हूं यूपी की, कितनी है? 20 करोड़, ठीक है। तो देखो, क्या ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ठीक है 20 करोड़ हो गया। अब एमएलए कितने हैं? 403 है, लेकिन मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ठीक है, 400 से 3 से आप डिवाइड कर लेना, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चे होते हैं जिसको सिर्फ ओटीए दे रहे हैं। और इसको कितना करोगे बताओ? डिवाइड करोगे 1000 से। देखो 1 2 3 जीरो से कट करो, और 2 जीरो से 2 जीरो कट करो, तो वोट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, और यहां 4 से कट करो इसको, 4 पंचे 20,
तो 500 आ जाएगी। 500 नहीं है, 208 के आसपास है। क्यों है बताओ? मैंने क्या कितना बताया था? 8 करोड़ 82 लाख पॉपुलेशन है और 400 के करीब सीट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। मैं यूपी का बता रहा हूं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको ऐसे एग्जाम्पल मैं यहां पे रख देता हूं, इसको हटाऊंगा नहीं, लेकिन ठीक है, अब कोई यहीं से देखेगा वीडियो तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखना। ठीक है, अब आगे देखो। तो ये समझ में आया किस तरीके से वोट वैल्यू निकलती है किसी एमएलए का, मतलब किसी छोटे स्टेट का बड़े स्टेट का निकल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब आपने एमएलए की वोट वैल्यू तो निकाल ली, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाल ली। तो सुनो, अच्छा ये बताओ, एकदम सिंपल सी बात है। मान लो कोई स्टेट ए है या बी है, मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है। क्या दोनों की पॉपुलेशन समान होगी या एमएलए की जो सीट है वो समान है? मान लो कर्नाटका है, ठीक है, तो सबकी पॉपुलेशन अलग अलग होगी। बहुत ध्यान से सुनना, यह प्रश्न पूछा जाएगा और आप गलत करोगे। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो गलत करोगे। बताओ, इन सबकी पॉपुलेशन अलग अलग होगी। पॉपुलेशन क्या होगी? डिफर करेगी। पॉपुलेशन अलग होगी, पॉपुलेशन डिफर करेगी, प्लस एमएलए की सीट, ठीक है, एमएलए के जो नंबर हैं ये भी डिफर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो सभी स्टेट के जो एमएलए के वोट वैल्यू होंगे, जो वोट वैल्यू है, वो क्या होगा? मतलब वो समान होगा क्या? वो समान होगा, अलग अलग होगा? तो देखो, जब भाई जब पॉपुलेशन भी अलग अलग है, ठीक है, सीट भी अलग अलग है, तो मतलब कि भारत के सभी राज्यों के एमएलए के वैल्यू एक समान नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं आप ये बताओ, यहां पे मैथ्स वाले बच्चे तुरंत समझ जाएंगे इसको, ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट से नहीं है वो भी समझो इस बात का, मतलब बहुत आसानी से समझो इसको, कि मान लो किसी स्टेट, मान लो ये यूपी की मैंने निकाली, ठीक है, एकदम सिंपल, यहां पे देखो मैंने यूपी का निकाला ना, तो मान लो मैंने यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली, तो अच्छा बताओ कितने, ये एक एमएलए की वैल्यू है ना, तो यूपी में जितने भी एमएलए होंगे सबकी वोट वैल्यू इतनी ही आएगी। तो किसी एक राज्य के जो एमएलए की वोट वैल्यू होगी वो तो समान रहेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी कोई भी राज्य हो। अगर वहीं के एमएलए की वोट वैल्यू देखोगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए तो समान रहेगी, लेकिन भारत के सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया? एक तो ये पॉइंट आया, ठीक है। आप आगे देखो थोड़ा सा, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनो। तो एमएलए का आपने देख ही लिया, अब एमपीज की देखो, ठीक है, वोट वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो वोट वैल्यू ऑफ वन एमपी कितनी आएगी? वोट वैल्यू ऑफ वन एमपी, हाँ, देखो बहुत ध्यान से सुनो, तो कितना आएगा? सिंपल, कुछ है ही नहीं, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, ऑल एमएलएज मतलब पूरे भारत के जो एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और डिवाइड कर दो इसको टोटल एमपीज से, टोटल एमपीज, ठीक है, टोटल इलेक्टेड एमपीज आप लिखो तो ज्यादा बेटर है, टोटल इलेक्टेड एमपीज। क्यों? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बस उन्हीं को, और यहां भी जो एमएलएज हैं वो इलेक्टेड ही हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहां पे भी जो टोटल एमएलएज है ना, तो ये इलेक्टेड ही हैं, यहां पे लिख दूं नहीं तो गलती करोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ऐसे इसी तरीके से निकालोगे आप, इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के एमपीज की वोट वैल्यू निकाल लोगे, महाराष्ट्र के, गोवा के, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, सबकी ऐसे वोट वैल्यू निकाल लोगे, भले ही सबकी अलग अलग आएगी, लेकिन इन सबकी टोटल वोट वैल्यू करोगे, मतलब जितने यूपी में जितने एमएलएज हैं सबकी वोट वैल्यू, प्लस महाराष्ट्र में जितने एमएलएज हैं सबकी टोटल वोट वैल्यू, सबकी वोट वैल्यू रखोगे, मतलब सभी के, मतलब टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, भले ही वो अलग अलग आएंगे बट उनको ऐड करना ही है, तो वो डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड एमपीज। टोटल इलेक्टेड एमपीज कितने हैं बताओ? 233 प्लस 543। समझ आया? नहीं आया तो दिमाग पे जोर डालो, भी थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, ये किसकी वोट वैल्यू आई? 1 एमपी की, 1 इलेक्टेड एमपी की। अब यहां 1 एमपी लिख रहा हूं, इलेक्टेड मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा ये बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करूं,
कि पूरे भारत के जितने भी एमपीज होते हैं सबकी वोट वैल्यू लगभग समान होती है, तो होती है क्या? बताओ, इस बात का आंसर दो। सभी एमपीज की वोट वैल्यू समान होगी? हाँ, या उत्तर प्रदेश के एमपी की वोट वैल्यू अलग होगी, या और कहीं के एमपीज की अलग वोट वैल्यू अलग होगी? नहीं होगी, सबकी वोट वैल्यू जो है बिल्कुल समान होगी। कैसे होगी भाई? एक एमपी, मतलब क्या बताया मैंने आपको, जितने इलेक्टेड एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के चाहे वो राज्यसभा के, ठीक है, दोनों को ऐड करके, ठीक है, इनसे डिवाइड करना है किसको? टोटल एमएलएस की वोट वैल्यू को। तो यहां पे एक एमपी की वोट वैल्यू आई, तो इसका मतलब यही वोट वैल्यू सभी एमपी की रहेगी। तो सभी एमपी की, मतलब भारत में जितने भी एमपीस रहेंगे सभी की वोट वैल्यू कितनी रहेगी? समान ही रहेगी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एमएलएस की वोट वैल्यू डिफर करेगी? सिर्फ राज्य के एमएलएस की वोट वैल्यू समान रहेगी, लेकिन ठीक है एमपीस की वोट वैल्यू सेम रहेगी। एक क्वेश्चन और किया जा सकता है, आप बताओ, एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। यहां पे तो एक, यहां पे क्या है देखो, यहां पे वैल्यू कितनी है? एक। मैं अगर ये बोलूं कि टोटल, ठीक है, टोटल यहां पे सिग्मा लगा रहा हूं मैं, तो टोटल जितने एमपीज हैं इनकी वोट वैल्यू, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल जितने एमएलएज हैं, मतलब भारत के जितने एमएलएज हैं, इन सबकी वोट वैल्यू इक्वल रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इनकी वोट वैल्यू भी सेम रहेगी, मतलब दोनों को ऐड कर दो तो वोट वैल्यू सेम ही रहेगी। अरे क्यों रहेगी? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। टोटल एमएलएज की वोट वैल्यू जितनी है, ठीक है, एकदम सिंपल, सब छोड़ो, यहां पे अब समझाता हूं। मान लो हमने सभी एमपीज की वोट वैल्यू ऐड कर ली, कितनी आई बताओ? मान लो 1000 आई। सभी एमएलएज की वोट वैल्यू ऐड करती कितनी आई? 1000 आई। मान लो टोटल एमपी कितने हैं? सिर्फ 10 हैं। एकदम नंबर देके, मतलब एकदम आसान नंबर लेके समझा रहा हूं, तब क्या आपको समझ में आए। अब एक एमपी की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो एक एमपी की वैल्यू कितनी आई? 100 आ गई ना? देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 आ गई। तो एक एमपी की वैल्यू अगर 100 आई, तो 10 एमपी की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 ही आएगी। मतलब जितनी एमएलएस के वोट की टोटल वैल्यू थी, उतनी ही एमपी के वोट की भी टोटल वैल्यू आ गई। समझ में आया? तो समान आती है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां गलती नहीं कर रही है। हाँ, एक चीज जो मैंने आपको बताया कि यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं। जब ये सीट, पहले सीट्स जो रिजर्व की गई हैं स्टेट्स में, ध्यान से देखो, तो सीट्स किसकी? चाहे वो एमपीज की, मतलब चाहे वो राज्यसभा की, चाहे वो लोकसभा की, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट निर्धारित की गई हैं, ये एज पर 1971 के सेंसस से निर्धारित की गई है। सेंसस कौन सा यूज हुआ है? हाँ, तो वो सेंसस यूज हुआ है 1971 सेंसस, ठीक है, जनगणना। तो 1971 की जनगणना से निर्धारित किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक आया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों ऐसा निर्धारित किया गया? देखो, इनिशियली ये था कि जो भी, मतलब हर सेंसस के बाद, हर सेंसस कितने साल बाद होता है? हर 10 साल बाद। तो हर सेंसस के बाद इनकी सीट्स जो है निर्धारित की जाएगी। किसकी सीट्स? राज्यसभा की, लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। 51 के बाद ऐसे हुआ, 61 के बाद, 71 के बाद, सुनो, लेकिन 71 के बाद। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, ठीक है, बाकी के कुछ स्टेट्स हो गए, ये तो पॉपुलेशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं उधर, मतलब ये पॉपुलेशन को रोक ही नहीं रहे। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी रही है, बताता रहा हूँ, 9 करोड़ से हम पहुंच गए 24 करोड़ पे, ठीक है, और वो बेचारे जनसंख्या पे काम कर रहे हैं। साउथ के स्टेट्स जो हो गए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन कम है, वो पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम करने का खामियाजा ये भुगतेंगे कि उनको लोकसभा में कम सीट मिलेगी। बताओ, यूपी की कितनी पावर है? 80 सीट्स। समझ में आया? 31 सीट राज्यसभा से, उसी तरीके से 403 सीट। भाई समझ रहे हो, प्रेसिडेंट के ही चुनाव में, मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री के चुनाव में मत सोचो कि लोकसभा से 80 सीट आती है, प्रेसिडेंट के चुनाव में भी इनके वोट वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से तो इसको फ्रीज कर दिया गया 1971 के सेंसस से, इसको फ्रीज कर दिया गया। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। समझ में आया? 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया। लेकिन तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब? आया बताओ? 2001 में। अच्छा, 2001 में क्या 2001 का सेंसस अवेलेबल रहेगा? नहीं। तो 1991 का सेंसस था, उसके हिसाब से इंटरनल एडजस्टमेंट किया गया। मतलब फ्रीज है अब भी, मतलब सीट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट किया गया है, ठीक है, इंटरनल एडजस्टमेंट, समझा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट, ठीक है, 2003 में ही 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 2003 में ही, और इसको एडजस्ट कर दिया गया। तब तक सेंसस कौन सा आ जाएगा बताओ? 2001 का सेंसस आ गया। तो इंटरनल एडजस्टमेंट जो है,
इंटरनल एडजस्टमेंट कैसे कर दिया गया? 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखना। इसमें एक चीज और ऐड आपको समझा देता हूं, ये क्या है, इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है। मान लो ये कुछ स्टेट्स हैं, मान लो 2 स्टेट मैंने ले लिया, ज्यादा लूंगा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मैंने मान लो कि यहां पे यूपी ले लिया, राजस्थान ले लिया। ठीक है, बार बार यूपी ले रहा हूं, बच्चे कहेंगे महाराष्ट्र भी ले लो। ठीक है, यहां पे महाराष्ट्र मैंने ले लिया और यहां पे राजस्थान ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सीट्स को निर्धारित करने के लिए ये ध्यान में देना बहुत जरूरी था कि दोनों चीजें, मतलब जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो 2 चीज ध्यान में रखेगी, एक तो इंटर स्टेट पैरिटी, दूसरा इंट्रा स्टेट पैरिटी। मतलब कि जो पॉपुलेशन है, मतलब एक तो पॉपुलेशन पूरे भारत में देखा जाएगा और दूसरा स्टेट की पॉपुलेशन देखा जाएगा और उसके हिसाब से सीट्स निर्धारित की जाएंगी। एकदम एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, मान लो 1000 है, और यूपी की पॉपुलेशन कितनी है मान लो, या महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है मान लो 1200 है। बहुत ध्यान से सुनना, ये 1971 की बात कर रहा हूं। कब से फ्रीज किया गया? 1971। ठीक है, तो ये 1971 की पॉपुलेशन, इस बात का बहुत ध्यान रखना मैं जो बताने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे किस तरीके से सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से डिवाइड हुई हैं। अब देखो, तो यहां 1200 है वहां पे, और ये मान के चलो भारत में सिर्फ 2 ही राज्य हैं, पूरा भारत सिर्फ 2 राज्यों में बटा है। ठीक है, सिर्फ 2 राज्य हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र है। पूरे भारत में मान लो अगर 20 सीट देनी है, कितनी देनी है? 20 सीट। तो इनका रेशियो देखा जाएगा, तो 20 नहीं देके हम इनको कितनी सीट देते हैं? 22 सीट दे देते हैं, मतलब अपने हिसाब से। क्यों क्यों 22 देंगे बताओ? टोटल 2200 पॉपुलेशन है, तो टोटल मैं मानता हूं कि भारत में सिर्फ 22 सीटें निर्धारित होंगी लोकसभा की। अगर लोकसभा की सिर्फ 22 सीटें निर्धारित होंगी, इस बात का ध्यान रखना, कितनी? सिर्फ अगर 22 सीटें निर्धारित होंगी तो इनको कितना जाएगा? इनकी पॉपुलेशन रेशियो निकालो। अगर दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो 12-10 आएगा, या फिर 6-5 आप ले सकते हो, 6-5 रेशियो आएगा। तो बहुत सारे बच्चों को डिवाइड करना आता होगा, लेकिन फिर भी समझो, एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि मतलब हर 100 पॉपुलेशन पे 1 सीट दिया गया, हर 100 पॉपुलेशन पे 1 सीट दिया गया, तो इनको कितनी मिल गई बताओ? 10 सीट। यहां पे ये है टोटल सीट, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो इनको कितनी मिल गई? 10 सीट मिल गई। और इनको कितनी मिलेगी बताओ? इनको 12 सीट मिलेगी। तो इन 1971 में ये फ्रीज कर दिया गया। पहली बात तो राजस्थान को कितनी सीट मिलेगी? 10, और उत्तर प्रदेश, यहां महाराष्ट्र को कितनी मिल रही है? 12। लेकिन अब सुनो, यही खेल नहीं है, ये तो इंटर स्टेट पैरिटी हो गया, इंट्रा स्टेट। भाई स्टेट के अंदर भी अगर मान लो कि यहां 5 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर 100 लोग आ जाते हैं, तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, तो मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई। और यहां पे मान लो 15 किलोमीटर, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे पॉपुलेशन कम हो, कहीं पे ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पे मान लो अगर ये 20 वर्ग किलोमीटर, एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग किलोमीटर में ही निकालेंगे ना, तो 20 वर्ग किलोमीटर पे ही अगर 100 लोग आते हैं तो इतनी पूरी दूरी पे सिर्फ 1 सीट देंगे। इस बात का ध्यान, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, वापस से देखो। वही सेम कंडीशन राजस्थान में, मान लो कि इतनी सारी पॉपुलेशन में, मतलब इतने सारे एरिया में, मान लो ये 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और यहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, यहां पे सिर्फ टोटल 100 लोग हैं, तो इस पूरे एरिया में सिर्फ 1 ही सीट दी जाएगी। और एक छोटा सा एरिया है, मान लो सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर का है, कितने का? 1 वर्ग किलोमीटर का, और यहीं पे 100 लोग रहते हैं, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। ठीक है, यहां पे 1 सीट दी जाएगी। ठीक है, अब सुनो इंटरनल एडजस्टमेंट कैसे किया गया है, ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखो, इंटरनल एडजस्टमेंट। यहां पे चाहे वो SC ST की जो सीट्स रिजर्व हुई हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए अभी सीट्स रिजर्व नहीं है, वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, बट वो अप्लाई कब होगा? 2026 के बाद, जो पहला सेंसस होगा उससे। ठीक है, सुनो पहले तो इंटरनल एडजस्टमेंट, बहुत ध्यान से सुनो। तो इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है? तो यहां पे SC और ST की भी पॉपुलेशन रहेगी ना। मान लो कि इस 1000 पॉपुलेशन में 200 लोग क्या हैं, क्यों मैं हमेशा एक कंप्लीट नंबर ले रहा हूं ताकि डिवाइड करने में आसान हो, कि मैं आपको मैथ्स तो समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको पॉलिटी समझा रहा हूं, तो इसलिए इतने आसान नंबर ले रहा हूं। तो मान लो 200 लोग क्या हैं, ये मान लो अगर 100 लोग SC पॉपुलेशन के हैं, इसमें 100 पॉपुलेशन क्या है? 100 SC है, शेड्यूल कास्ट से हैं, और 100 क्या है? शेड्यूल ट्राइब से हैं। ठीक है, तो 100 शेड्यूल कास्ट से हैं, 100 शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो इनको 1 सीट SC के लिए रिजर्व हो जाएगी और 1 सीट बताओ ST के लिए रिजर्व हो जाएगी। समझ में आया? अब इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है? अच्छा ये बताओ कि जो लोग हैं ये पेड़ की तरह तो है नहीं कि यही रहेंगे, यही सूखेंगे, इतने ही रहेंगे, कम ज्यादा होंगे नहीं, जितने लोगों की मृत्यु हो रही उतने लोगों का ही जन्म होगा। भाई मतलब कंप्यूटर तो है नहीं,
कि एडजस्ट कर लेंगे। तो पॉपुलेशन ये कम ज्यादा भी तो होगा। मान लो यहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई, इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है, 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया है। मान लो 2001 में दोनों की पॉपुलेशन कहां से किया गया, लास्ट लेटेस्ट अमेंडमेंट 2001 की पॉपुलेशन से। बहुत ध्यान से सुनना। अब मान लो यहां पे इनकी पॉपुलेशन हो गई 1000 से 1500, ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन हो गई 1200 से 2000, ठीक है। सिर्फ समझा रहा हूं, आप ये मत बोलना कि यहां पे मैंने प्रॉपर्ली लिखा नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सीट्स तो अब भी इनकी उतनी ही है। कितनी सीट मिली थी इनको, 10, तो 10 ही सीट है। तो बताओ अब कितनी पॉपुलेशन पे एक सीट बनाएंगे, तो 150 की पॉपुलेशन पे इनकी एक सीट बनेगी। मतलब एक तो मतलब सही थे वो, क्या पूछ रहे थे कि मान लो कहीं पे 3 ही लोग बचे हैं, कैसे 3 लोग बचेंगे, मान लो अगर ये 1503 जनसंख्या रहेगी तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उतने ही लोगों को लेंगे, समझ में आया। अब ऐसा नहीं कि लोगों को